धन से बल ख्याति बढ़े और मूर्ख बने सुजान। धर्म मार्ग दुख दर्द का पर अंत मिले भगवान। पुरी नाम की एक नगरी थी जिसमें धनी राम नाम का एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही कंजूस और लालची था। यही नहीं, सेठ ना तो किसी ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करता था और ना वह किसी धर्म कर्म में कोई रुचि रखता था। सेठ का मानना था कि उसके लिए धन ही ईश्वर है और धन को प्राप्त करने की विधि ही उसकी पूजा करने की क्रिया है। सेठ का मानना था कि धन इंसान की हर जरूरत को पूरी करने की क्षमता रखता है। धन के अभाव में इंसान सारी उम्र अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने से वंचित रह जाता है और अपना मन मार मार कर जीता है। धीरे धीरे गरीबी उस पर इतनी हावी हो जाती है कि वह दिन पर दिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं और उलझनों के दलदल में फंसता जाता है और अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ होता जाता है और फिर उसे पारिवारिक और सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। उसके अपनों से मिला अपमान और सामाजिक बहिष्कार उसे विभिन्न प्रकार की चिंताओं के भ्रम जाल में फंसा देता है। अंततः परिस्थितियां और समय मनुष्य के शरीर और बुद्धि पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि उसकी सारी कोशिशें, अपेक्षाएं और जतन इस प्रकार के मनुष्य की किस्मत का ताला खोलने में परिणाम शून्य ही रह जाते हैं। धन के अभाव में बेगाने तो क्या, उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। इंसान के पास धन एक ऐसा आवरण है जो उसकी सारी हैवानियत, पाप, झूठ, फरेब, मक्कारी, अश्लीलता, गुंडागर्दी आदि प्रवृत्तियों को छुपा लेता है। सारे अवगुण होने के बावजूद भी एक धनवान मनुष्य समाज में मान सम्मान का पात्र बना रहता है, परंतु निर्धन मनुष्य चाहे कितना भी संस्कारी हो, ईश्वरवादी हो, सीधा हो, सच्चा हो, धार्मिक हो, ज्ञानवान हो, शिक्षित हो, आस्तिक हो, गुणी हो, धन के अभाव में समाज को ये सब बातें निर्धन व्यक्ति में एक बहरूपिया की तरह नजर आती हैं और समाज उसे उपहास का पात्र मानकर उसे ठट्टों में उड़ाता रहता है। सेठ धनीराम के इस प्रकार के विचार होने के बावजूद भी सेठ की पत्नी बहुत ही धार्मिक और कर्मकांड वाली महिला थी। सेठ के पास सिर्फ एक ही लड़का था जिसका नाम प्रकाश था। मां से अच्छे संस्कार पाकर प्रकाश बहुत ही संस्कारी, दयालु और रिश्तों की दिल से कदर करने वाला धार्मिक विचारधारा का युवक था। माँ बेटे की धार्मिक कार्यों में व्यस्तता को देखकर सेठ बहुत गिलानी महसूस करता था। सेठ सोचता था कि उसकी कमाई दौलत को ये दोनों माँ बेटे फालतू के कर्म कांडों में फिजूल ही बर्बाद कर रहे हैं। प्रकाश सदैव गरीब, मजलूम, अपाहिजों, निर्धनों और बुजुर्गों की संगति और उनके सुख दुख के पलों में हमेशा उनके साथ खड़ा रहने में खुश रहता था। प्रकाश मानता था कि अमीर इंसान गरीब इंसान पर सहानुभूति दिखाते हुए गरीब को सपोर्ट तो करता है, परंतु यह थोड़ी बहुत सपोर्ट सच्ची मानवता के लिए पर्याप्त नहीं। यदि अमीर आदमी गरीब आदमी को शिक्षित बनाने और रोजगार मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयास करे, मेरे अपने गैर पराये
की मानसिकता से हटकर हर एक इंसान में अपनेपन को ढूंढने की कोशिश करे, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को अपने मन में अवतरित कर ले और सामाजिक और धार्मिकता की पराकाष्ठा पर अपने साथ घुल मिलकर रहने की दरियादिली दिखाए, तो यही देश और धर्म की सच्ची सेवा भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए समर्पित होगी। सेठ प्रकाश की इस विचारधारा को बेवकूफी और हास्यास्पद ही मानता था, परंतु प्रकाश का झुकाव धर्म की ओर था। सेठ चाहता था उसका इकलौता बेटा चतुराई और चालाकी दिखाते हुए खूब रुपया कमाए और अपने गांव में नंबर 1 का धनवान व्यक्ति बनकर दिखाए। बाप और बेटे की विचारधारा में असमानता के कारण कभी कभी दोनों के बीच मनमुटाव भी पनप जाता था। इसके विपरीत बाप और बेटे के बीच गहरा प्यार भी था। एक दिन की बात है कि प्रकाश ने देखा कि सड़क पर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से एक थैला छीनकर सड़क के नजदीक एक गन्ने के खेत में झट से घुस गया। वृद्ध व्यक्ति जोर जोर से चीखा और चिल्लाया, अरे कोई पकड़ो इस चोर को, मुझ अंधे धुंधे अपाहिज की भीख मांग मांग कर जमा की गई वर्षों की कमाई को, जिसे मैंने अपनी जवान बेटी के निकाह के लिए जोड़ा था, मुझसे छीन कर भाग गया। हाय अल्लाह, अब मैं अपनी बेटी का निकाह कैसे करूंगा? परसों मेरी बेटी की बारात आएगी, कैसे होगा मेरी बेटी का निकाह? हाय अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गया। ओह मेरे परवरदिगार, मेरे मौला, मेरी मदद कर। अपने किसी नेक बंदे को मेरी मदद के लिए भेज। मेरे खुदा, मुझे इस मुसीबत से बचा ले। परवरदिगारे आलम, रहम कर। घटना देखकर प्रकाश समझ गया कि माजरा क्या है और वह गन्ने की खेती में चोर के पीछे उसे पकड़ने के लिए घुस गया और कुछ ही देर में चोर को पकड़कर अंधे व्यक्ति के पास खदेड़ता हुआ, घसीटता हुआ ले आया। तुम्हारा गुनहगार तुम्हारे सामने है चाचा, और ये लो अपना थैला, इसकी जांच पड़ताल कर लो और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। अब मैं इस चोर को पुलिस के हवाले करता हूं। इसकी सोच और समझ कितनी घटिया है कि इसने आप जैसे इंसान को भी नहीं छोड़ा। चोर बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी साहब, मैं एक पेशेवर चोर नहीं हूं। आज जिंदगी में पहली बार परिस्थिति बस यह गैर कानूनी काम करने की हिम्मत मैंने जुटाई है और मैं पकड़ा गया। मैं तो एक दहाड़ी मजदूरी करने वाला एक मजदूर हूं। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश पड़ रही है, कहीं कोई काम धंधा मिल ही नहीं रहा। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है। मेरे घर में 2 दिन से तो चूल्हा भी नहीं जला। साहब, बाजार में घर के कुछ बर्तन भाड़े बेचकर कुछ खाने की रेडीमेड बिस्कुट वगैरह ला ला कर बच्चों को खिला रहा हूं। भला क्या उनसे बच्चों का पेट भर रहा है? मकान मालिक का 2 महीने से किराया तक नहीं निकाल पाया। मकान मालिक बार बार अपने घर का किराया मांग रहा है।
बारिश के दिनों में हम मजदूरों के लिए रोजाना काम मिलना बंद हो जाता है और हम तो रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं साहब। रोजाना कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। फिर प्रकाश बोला, तो तुमने इन अंधे धुंधे चाचा को ही अपना शिकार बना लिया? वाह साहब, मैंने इनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। मैं जानता था कि एक आम आदमी के मुकाबले एक इन जैसे मनुष्य से कुछ भी छीन पाना बहुत आसान है। मैं काफी दूर से इनका पीछा करता आ रहा था और यहां मौका देखकर मैंने इनसे थैला छीन लिया और ईख के खेत में भाग गया। फिर आपने मुझे पकड़कर इन महाशय जी के सामने पेश कर दिया। साहब, मैंने यह कदम गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी की वजह से उठाया है। काश यह बारिश पिछले कई दिनों से ना पड़ रही होती, मौसम साफ होता तो मैं कहीं दहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चला रहा होता, ना मैं ये घिनौना काम करता और ना मैं इस मुसीबत में पड़ता। साहब, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। साहब, अगर मैं जेल में डाल दिया गया तो मेरे परिवार की बर्बादी निश्चित। मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी पत्नी बीमारी से तड़प तड़प कर मर रही है, शायद इलाज से उसकी जान बचाई जा सकती है, परंतु इलाज के लिए घर में पैसे ही नहीं, खुद का अपना घर भी नहीं है। मकान मालिक रोज रोज किराया मांगता है, उसका 2 महीने का किराया चढ़ चुका है। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं। साहब, जब किसी के बीवी बच्चे बीमारी, भूख, प्यास से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति गैर कानूनी काम करने का मन बना ही लेता है। साहब, मैं भी मानता हूँ चोरी करना, किसी से लूटपाट करना अपराध है, परंतु मेरी ईमानदारी, मेरी शराफत, मेरी मजबूरी और हालात के सामने डगमगा गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अब जीवन में मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। तब प्रकाश बोला, तुमने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया, पश्चाताप भी कर रहे हो और तुम पेशेवर चोर भी नहीं हो। चाचा, आप क्या चाहते हो? इन्हें पुलिस के हवाले किया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? अंधा व्यक्ति बोला, बेटा, मुझे मेरा रुपया मिल गया, हो सकता है इसने मजबूरी बस ही यह कदम उठाया हो, जाने दो बेटा इसे। बेटा, आपने मेरी बहुत मदद की, अल्लाह आपको सलामत रखें। तुम्हें चाचा ने माफ कर दिया, समझो मैंने भी तुम्हें छोड़ने का मन बना लिया। आइए चाचा को उनके घर तक छोड़ देते हैं। कुछ ही देर में वे लोग अंधे व्यक्ति के घर पहुंच गए। तुरंत ही एक खूबसूरत लड़की अंधे व्यक्ति के घर से निकली। अंधे व्यक्ति से बोली, अरे चाचा, इतनी देर कर दी? सलमा बड़ी चिंता कर रही थी। बस कल का दिन बीच में है, परसों सलमा का निकाह है, इसलिए कह रही हूँ अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाओ। क्या बात है? ये लोग कौन हैं?
अंधा व्यक्ति बोला, बेटा पहले इन लोगों को चाय पानी तो पिलाओ, बाद में बात करेंगे। प्रकाश बोला, नहीं चाचा, मुझे इन्हें भी इनके घर छोड़ना है। आखिर देखूं तो सही, क्या यह वास्तव में किसी बड़ी मुसीबत की चपेट में आने वाले तो नहीं। अच्छा चाचा, अब मुझे चलने दो, और हाँ, परसों निकाह वाले दिन मैं जरूर आऊंगा। आखिर अपनी बहन को उसकी शादी पर कोई गिफ्ट भी तो देना है। इतना कहते ही प्रकाश चोर को लेकर उसके घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि चोर ने जो जो बातें बताई थीं वो सब सही थीं। प्रकाश बोला, ये लो कुछ रुपए, पहले पूरे घर का राशन भर कर लाओ। मकान मालिक के लिए आज ही उनका किराया अदा कर देना, और कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना। इनके ऑपरेशन के लिए मैं आपको रुपए दूंगा, चिंता मत करो। अपनी कंपनी में मैं तुम्हें नौकरी भी दूंगा। इतना कहने के बाद प्रकाश अपने घर चला गया। अगले दिन दोनों माँ बेटा अंधे व्यक्ति की लड़की की शादी में पहुंचते हैं। दोनों को देखकर अंधा व्यक्ति बहुत खुश होता है। इतने ही सोनिया आ जाती है। प्रकाश की माताजी से सहस्त्र अभिवादन करते हुए बोलती है, सलमा के गर्ल्स हॉस्टल की टीम आ चुकी है। आइए आंटी जी, मैं आपको ब्लेसिंग लॉज तक ले चलती हूँ। आप लोग कृपया उन्हीं के साथ भोजन करें। इतने ही प्रकाश की माँ ने सोनिया से संक्षिप्त में उसका पूरा ब्यौरा जान लिया। जब गिफ्ट देते समय प्रकाश और उसकी माँ सलमा से मिले तो माँ ने सलमा से पूछा, तो सोनिया आपकी सगी बहन ना होते हुए भी बहन ही की तरह है। आंटी जी, सोनिया मेरी बहन भी है, सहेली भी है, मेरी टीचर भी है, वो मेरी सब कुछ है। आज सोनिया की वजह से ही मैं डॉक्टरी कर रही हूँ। उसी ने पढ़ाया लिखाया है और वो ही अब डॉक्टरी भी करा रही है, वरना मेरे अंधे धुंधे अब्बा जो कि भीख मांगकर हमारे परिवार का खर्चा उठाते हैं, मुझे कहाँ डॉक्टरी करवा पाती। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से अलविदा कह गई। तभी से मेरे अब्बा ही मेरे पिता भी हैं और माता भी है। उनकी तो बस एक ही इच्छा है कि मेरा निकाह हो जाए, तो वो इच्छा ऊपर वाले ने पूरी कर दी। इतना सुनते ही दोनों माँ बेटा अपने घर को निकल पड़े। बेटा प्रकाश, मेरे हिसाब से सोनिया बहुत संस्कारी, सुशील और आदर्श लड़की है। हमारे घर की बहू सोनिया जैसी होनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? जब लड़की या लड़के के माता पिता उनके मन के अनुरूप ही उनके जीवन साथी का चुनाव कर लें तो इसमें गलत ही क्या है माँ? दुनिया का हर एक माँ बाप अपने बच्चे के पैदाइशी दिन से ही यह सपना देखता है कि वह जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है वह उसकी शादी भी अपने ही हाथों से बड़ी धूमधाम से करेगा, तो यह अधिकार माँ बाप से क्यों छीना जाए? प्रकाश ने कहा। ठीक है बेटा, आइए इसके बारे में आपके बाबूजी से बात करते हैं। सुनो जी, मैंने प्रकाश के लिए एक लड़की पसंद कर ली है, आपकी इजाजत चाहिए। सेठ बोला, तो अब इस घर में शादी विवाह के फैसले भी तुम दोनों माँ बेटे ही लोगे। ये जान लो कि मैंने प्रकाश की शादी
सेठ मनी राम की लड़की के साथ तय कर दी है। लड़की इकलौती है, विदेश में पढ़कर आई है, सुंदर है, ठीक ठाक है। मेरी शादी सोनिया से ही होगी बाबूजी, क्योंकि सोनिया मेरी माँ की पसंद है और सोनिया मुझे भी बेहद पसंद है। क्या कमी है सेठ मनी राम की लड़की में? करोड़ों की संपत्ति की इकली बारिश है। हमारी सिर्फ 2 कंपनी है, परंतु मनी राम की 4 कंपनी है। शादी के बाद कई कई कंपनी के मालिक बन जाओगे। जरा समझदारी से काम लो बेटा, घर पर आई हुई लक्ष्मी को मत ठुकराओ। बाबूजी, क्या है कि आपकी सोच और समझ सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के सौदे पर टिकी हुई है। सही मायने में तो घर की असली लक्ष्मी घर की बहू और बेटी ही होती हैं। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, रुपए पैसे नहीं, जो लोग किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए धन दौलत संपत्ति पाने के लालच से करते हैं, उन घरों में सुकून और शांति दरकिनार हो जाते हैं और कलेश, लड़ाई झगड़े सदैव बने रहते हैं। आप भी कितने माहिर सौदागर हैं। धनी राम की संपत्ति को पाने के लिए आपने अपने बेटे को ही दांव पे लगा दिया। ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हो? धनी राम की बेटी हमारे सामाजिक स्टेटस के हिसाब से हमारे घर की बहू बनने के लिए पर्याप्त है, सेठ बोला। फिर प्रकाश ने कहा, लड़की किसी भी परिवार की हो बाबूजी, बशर्ते कि वह सुंदर, सुसंस्कृत हो, सभ्य हो, समझदार हो, शिक्षित हो। याद रखना बाबूजी, यदि सोनिया से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं ये घर बार छोड़कर चला जाऊंगा। यह मेरा अंतिम फैसला है। तब प्रकाश की मां ने सेठ से कहा, यदि जवान बेटा घर छोड़कर चला गया तो क्या तुम उसके बिना रह पाओगे? नहीं ना। और फिर सोनिया में कमी ही क्या है? एक सामाजिक सेविका है, एक समाज सेविका है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है। प्रकाश की खुशी के लिए हाँ कह दो। फिर सेठ बोला, ठीक है भाग्यवान, तुम दोनों की खुशी ही मेरी खुशी है। और फिर बड़े ही धूमधाम से प्रकाश और सोनिया की शादी संपन्न हो गई।